हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। बच्चों, हम आपके लिए आज क्या लेकर आए हैं? आज हम लेकर आए हैं आपका 2022 का जो आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर आने वाला है, उसका मॉडल पेपर किस तरह का होगा, कैसा आपका बोर्ड में एग्जाम में पेपर आने वाला है। सबसे पहली चीज़ तो ये जान लीजिए कि इस बार टाइम 3.25 घंटे का ना रहकर बच्चों केवल 3.25 घंटे का टाइम है, आपका 2 घंटे 45 मिनट का टाइम है। दूसरी बात, क्योंकि सिलेबस बहुत कम हो चुका है आपके पास से, इसीलिए इस अकॉर्डिंग टाइम रखा गया है। सिलेबस आप जानते ही हैं कि चैप्टर्स जो है बहुत सारे हट गए हैं। चलिए स्टार्ट कर देते हैं बच्चों कि यहाँ पर ये जो पेपर है आपका, इसमें ऑब्जेक्टिव आएंगे बच्चे, मतलब एमसीक्यू आएंगे आपके। दूसरा आपके फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे और छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे। आइए बच्चों सॉल्व कर लेते हैं। वही 56 नंबर का पेपर आपका होने वाला है। केमिस्ट्री का 12th क्लास का पेपर मैं सॉल्व करवा रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिंक ऑक्साइड को गर्म करने पर वो पीला हो जाता है, इस प्रक्रम में उत्पन्न क्रिस्टलीय दोष कौन सा है? तो वहाँ सीधा आपका कह रहा है क्रिस्टलाइन डिफेक्ट जो है वो अपना कौन सा है बच्चों? ये है अपना धातु आदि के दोष, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। आपको ऐसा याद होगा कुछ, मैं आपको बता देती हूँ कि ये अपना जिंक +2 था, यहाँ ऑक्साइड आयन था, इसी तरह से जिंक +2 था। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं चलेंगे, नहीं तो एक्चुअली क्या टाइम बहुत ज़्यादा हो जाने वाला है, इसलिए थोड़ा सा आपको मैं याद दिला दूं कि ऐसा कोई क्रिस्टल था अपना, है ना। और ये जैसे इसको गर्म करते थे बच्चों, होता क्या था, यहाँ से भी एक बार और बना लेते हैं, ये O-2, ये जिंक ऑक्साइड, और ये इस तरह से O-2। जैसे ही ऑक्सीजन गरम कर देते थे, यहाँ से ऑक्सीजन निकल जाती थी, यहाँ से ऑक्सीजन निकल जाती थी, और ये यहाँ से जालक जो खत्म हो जाता था, और ये जिंक जो बचता था अपना, वो सारा क्रिस्टल के अंदर आ जाता था, तो धातु अधिक हो जाती थी, तो यहाँ पे आता था धातु आधिक्य दोष। ऑक्साइड इसको कहूँ बच्चों, इसका आंसर है बॉक्साइड और क्यूप्राइट, क्योंकि मुझे एक ही वीडियो में खत्म कराना है, इसीलिए मैं फटाफट कराऊंगी। Al2O3 और Cu2O। निकल कार्बोनिल में, टेट्रा कार्बोनिल निकल में ऑक्सीकरण अवस्था, तो निकल की X मानिएगा, 4 अपने पास CO है, CO का 0 होता है, टोटल कितना है 0, तो X बराबर कितना आने वाला है 0। आंसर आ गया A। CH2 डबल बॉन्ड CHCl में हैलोजन से जुड़े कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है? तो बच्चों ये वाला हाइब्रिडाइजेशन होगा इसका निकालना है, जो होगा sp2। कैसे होगा ये देखिए, CH2 डबल बॉन्ड CHCl, तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और ये 3 सिग्मा, 3 सिग्मा के साथ बनेगा sp2। नेक्स्ट देखिए, जो बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड है, इसके साथ ये क्यूप्रस लवण के स्थान पर अगर हम मान लीजिए यहाँ पर कॉपर अगर ले लें, तो कह रहा है कि रिएक्शन कौन सी होगी? तो बच्चों आंसर होगा वाटरमान रिएक्शन। तो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स दोनों कर सकते हैं, तरीके से बता रही हूँ। और इस समय जो ये रिएक्शन है, इस समय इस रिएक्शन का नाम है बच्चों सैंड मेयर है। अभी ये रिएक्शन कौन सी है? सैंड मेयर। इसके जगह हमने क्या ले लिया? कॉपर। रिएक्शन जाएगी वाटरमान। फिनॉल को हम कॉन्सेंट्रेट HNO3 और कॉन्सेंट्रेट H2SO4 अगर मिला दिए तो नाम क्या बनेगा बच्चों? प्रोडक्ट का नाम बच्चों ये बनेगा। अगर कॉन्सेंट्रेट मिला देते हो आप दोनों चीज़ों को, तो यहाँ पर अपना ऑर्थो, दोनों ऑर्थो और एक पैरा पोजीशन इसमें लग जाएगा नाइट्रो। इसका नाम हो गया 2 4 6, मतलब 1 2 3 4 5 और ये 6, 2 4 6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल। इसका एक नाम और है बच्चों, उसका एक नाम वो है अपना पिक्रिक एसिड। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ये एल्डो एक्सोज नहीं है बच्चों, ये है आपका एल्डो हेक्सोज। तो एल्डो मतलब एल्डिहाइड ग्रुप है इसके अंदर, हेक्स मतलब 6 कार्बन है इसके अंदर, ओस मतलब ये शुगर है, तो आंसर इसका क्या आएगा बच्चों? ग्लूकोज आएगा। वाटर में सॉल्युबल विटामिन कौन सा है बच्चों? तो विटामिन सी आएगा। ग्लाइसिन और एलेनिन बच्चों दो अपन यहाँ से मिला दें, अगर ग्लाइसिन अगर हम लेते हैं तो ये ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर होता है। मैं आपको बता देती हूँ ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर क्या है, NH2 C डबल बॉन्ड OH और ये H। और अगर अपन एलेनिन मिलाते हैं तो ये हो गया अपना, यहाँ H की जगह मैंने क्या रख दिया? CH3। तो ये ऐसे मिल गया, तो पेप्टाइड बॉन्ड कितना बनेगा बच्चों? एक ही पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, ये आ जाएगा आंसर, है ना। हेमेटाइट के प्रगलन हेतु किसका प्रयोग करते हैं बच्चों? वात्य भट्टी का यूज करते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पे बच्चों वात्य भट्टी, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं बच्चों ब्लास्ट फर्नेस। जो इंग्लिश में कर रहे हैं वो भी कर सकते हैं, ब्लास्ट फर्नेस। कॉपर ग्लास का केमिकल फॉर्मूला क्या है? Cu2S है। लेंथेनाइड का ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चों +3 होता है। कोबाल्ट ये अपना दे रखा है, ट्रिस एथेन 1,2-डायमीन कोबाल्ट। यहाँ पर इसकी जो ऑप्शन संख्या बच्चों, ये यहाँ पर इसका पूछा है कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर बता दूं, EN जो है वो 2 बॉन्ड बनाता है, तो ये कितने बना देगा? 6 आ जाएगी, यहाँ पर 6 आ जाएगी। फ्रैंकल और शॉर्टकी दोनों प्रकार के दोष दिखाने वाले, तो ये है बच्चों AgBr। वैसे फ्रैंकल जो दिखाया जाता है बच्चों जिंक सल्फाइड दिखाता है, शॉर्टकी NaCl दिखाता है, जबकि AgBr दोनों दिखाएंगे। हेनरी का लॉ ये चैप्टर नंबर 2 का है बच्चों, ये आप पूरा लिख लीजिएगा उसमें से, है ना। बेंजीन सॉल्यूशन में अगर एथेनॉइल जो है अपना एथेनोइक एसिड जो है, इसका डाइमराइजेशन हो जाता है, द्वितीयन हो जाता है। कैसे हो जाता है एथेनोइक एसिड का? ये मैं आपको बना के बता देती हूँ।
CH3 C डबल बॉन्ड OH, यहाँ से भी COH, ये डबल बॉन्ड O और ये CH3। तो यहाँ से आप बॉन्डिंग कर देंगे तो बच्चों इसका नाम हो जाएगा, इस बॉन्डिंग का नाम क्या हो जाएगा, बॉन्डिंग का नाम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब हाइड्रोजन बंध बन जाएगा। आगे देखें, FeO प्लस SiO2 मिलके क्या बनाएंगे, आंसर इसका है बच्चों FeSiO3, फेरस सिलिकेट। लेंथनर नाकुंचन बच्चों ये लेंसर नंबर आपका 8 का है, पूरा डिटेल्ड क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा। वैसे इसका आंसर क्या है, क्योंकि F लॉक के 14 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो यहाँ पर इसकी वजह से इनका दुर्बल परिरक्षण मतलब वीक शील्डिंग इफेक्ट पड़ता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट पड़ता है, जिस वजह से जो अपनी जो रेडियस होती है, त्रिज्या होती है, उसमें क्रमागत कमी आती है। इसका आंसर बता देती है एथेनॉल, एथेनॉल मतलब C2H5OH। क्या कर रहे हैं, इसको कॉन्सनट्रेट H2SO4 से 413 केल्विन में गर्म कर रहे हैं बच्चों, तो आंसर आएगा आपका डाई एथिल ईथर। एग्जाम में क्या करते हैं बच्चों, इसका IUPAC नाम भी पूछते हैं, तो इसका IUPAC नाम है बच्चों इथॉक्सी, हिंदी में भी लिख सकते हो आप इथॉक्सी इथेन है, ठीक है। एनिलीन की डायजोटाइजेशन की रासायनिक समीकरण लिखिए बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिए, ये आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले ही क्वेश्चन है। तो एनिलीन का डायजोटाइजेशन बता देती हूँ मैं आपको, ये अपन ने लिख लिया बच्चों एनिलीन। डायजोटाइजेशन में यहाँ पर अपन लेते हैं NaNO2 और HCl, कितने टेम्परेचर पर, 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और जो यहाँ बनता है प्रोडक्ट, ये बनता है बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड। ट्राई मैथिल अमीन का कक्षक चित्र, ऑर्बिटल डायग्राम बनाइए बच्चों। ऑर्बिटल डायग्राम बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, इसका जो अपना सूत्र है ये हैगा अपना, नाइट्रोजन से 3 CH3 जुड़ेंगे और एक आएगा लॉन पेयर। तो मैं आपको बता दूं, चलो इसको हटा दूं, मैं यहाँ बना देती हूँ आपको चित्र, ये तो आप बना ही लेंगे, वीडियो रोक के बना लीजिएगा, मैं ये वाली जगह खाली कर रही हूँ और यहाँ पर आपका 8th क्वेश्चन बना रही हूँ। ये बनाया हमने एक, ये बनाया हमने, और इसको आपने मिला दिया, बना दिया अपन ने। इसके बाद नाइट्रोजन बीच में रखा, यहाँ CH3 बनाया, यहाँ CH3, यहाँ CH3, और ये हो गई इसकी स्ट्रक्चर। तो ये हो गया ट्राई मैथिल अमीन। चाहे तो आप ऐसे बना सकते हो, या फिर मैं आपको और बना देती हूँ एक बार और। ये बनाया हमने, ये बनाया, इसके बाद आपने ये रखा, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करा, यहाँ पर इसकी बॉन्डिंग्स बनाई, और ये बन गया ये, ठीक है। अब यहाँ पर तो आ गया अपना H, ये आ गया अपना H, और ये आ गया अपना H, ये हो गया ऑर्बिटल डायग्राम, और यहाँ हो गया अपने लॉन पेयर, सॉरी H नहीं है ना, CH3 है ये अपना ट्राई मैथिल अमीन। तो देखिए बच्चों, अगर HH में रखते तो ये तो NH3 हो गया, इसलिए हमें HH नहीं रखना होगा। यहाँ एक्चुअली अपन ने इसको रखा। अब मैं आपको बताती हूँ, जो CH3 है ना, ये भी किससे बनता है, ये भी बनता है अपना हाइब्रिडाइजेशन से। तो पूरा नहीं बना के हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, यहाँ पर तीनों पे CH3 लगा दी, और यहाँ आ गए इसके लोन पेयर, ठीक है। चलिए आगे देखें, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन कर लीजिए, देखो कैसे बनेगा। तत्व B के HCP परमाणु में B बनाता है HCP जालक से, तत्व A के परमाणु 1/3 चतुष्फल की रिक्तियों को भरते हैं। कैसे होगा बच्चों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर A और B से मिलकर बना हुआ है, तो आपको B तो बना रहा है HCP जालक, तो B की संख्या तो मान लीजिए X, ठीक है। और जो इसमें चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या क्या होगी, अवयवी कण जो है आपके, अवयवी कण यहाँ पे, यहाँ हम ऐसे कह सकते हैं यहाँ पर कि HCP जालक बना रहा है, तो यहाँ पर B के परमाणुओं की संख्या, अवयवी कणों की संख्या कितनी होगी यहाँ पे X, क्योंकि जालक बना रहा है और HCP में हम टोटल कण मान लेते हैं यहाँ पे X। अब चतुष्फल के रिक्तियों की संख्या, चतुष्फल की रिक्तियां होती हैं बच्चों उसकी डबल, तो ये मान ली अपन ने 2x। तो यहाँ पर A परमाणु कितने होंगे, A परमाणु होंगे चतुष्फल की रिक्ति का 1/3 भाग, तो 2x/3, या हम ऐसा कह सकते हैं 2x/3। अब यहाँ दोनों का अनुपात निकाल लेते हैं कि A अनुपात B कितना होगा। तो यहाँ पर मैं करके बता देती हूँ आपको, A अनुपात B, A के x हो गए और इसके हो गए 2x/3। अब रेशो निकाल लेते हैं 3, तो यहाँ आ जाएगा 3x, है ना, 1 हो गया, 1 3x हो गया, और ये कितना हो गया 2x। तो आंसर आ गया अपना x से x अगर आप हटा देंगे, यहाँ से x से x निकाल देंगे तो 3:2 आ जाएगा। 3:2 आने का मतलब क्या हो गया बच्चों, यहाँ पर B परमाणु आएंगे, एक सेकेंड बच्चों, यहाँ थोड़ा सा मैंने गड़बड़ कर दिया, ये A अनुपात B का सूत्र नहीं है, A के तो आ रहे हैं यहाँ से, एक सेकेंड बच्चों, A के तो है अपने 2x/3 और B के हैं अपने x। अब मान लीजिए यहाँ पे 3 का, तो 2x रेशो कितना हो गया अपना, ये 3 है ना, 1 3x आ गया, तो अपना हो गया 2:3। ये जो 2:3 अपना आया है यहाँ पे, क्योंकि x का मतलब यहाँ पर अगर आप
कुछ भी संख्या लिखेंगे, अगर x की मान लीजिए आप यहाँ पे 5 लिखते हैं और 3 की भी यहाँ पे क्या आंच लिखते हैं, ये तो कट जाने वाला है, 5 दूनी 10, 5 से 15, फिर भी कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 से 15, तो रेशो तो एक्चुअली क्या आ गया 2:3, तो आंसर हो गया A2B3। वैसे अगर आप चाहें तो HCB में निकाल सकते हैं, HCB में 6 होती है, 6 मान के भी आप कर सकते हैं। अनुचुंबकत्व और लौह चुंबकत्व की तुलना कीजिए। तो अनुचुंबकत्व में आंसर क्या होता है बच्चों, अनुचुंबकत्व में जो अपने पास जैसे भी यहाँ पर लगाया जाता है, मान लीजिए ये अपने पास क्या है, सारे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है जो यूं क्यों पड़े हुए हैं, जैसे ही यहाँ पर इसको क्या करा जाता है, चुंबकत्व क्षेत्र से गुजारा जाता है, सारे के सारों का संरेखण हो जाता है। जबकि लौह चुंबकत्व में क्या होता है, और जैसे चुंबकीय क्षेत्र हटाते हैं तो यही स्थिति बन जाती है। जबकि लौह चुंबकत्व में क्या होता है, यहाँ डोमेन होते हैं, जबकि अनुचुंबकत्व में डोमेन नहीं होते हैं। और दूसरी बात, पैरामैग्नेटिज्म में क्या होता है, यहाँ इस तरह से होता है बच्चों, ये देखिए हमने इस तरह से माना, यहाँ पर ये वाली चीज़ जो है अपन ने बात इस तरह से थी, यहाँ पर अपन ने माना तो ये भी इस तरह से हो गई, ठीक है, ये हो गई अपने पास। या फिर आप ऐसे मान सकते हो बच्चों, आप इसका डायग्राम बना के बता सकते हो कि यहाँ पर ये ऐसे है, यहाँ पर ये ऐसे हैं, यहाँ पर ये ऐसे हैं और यहाँ पर ये ऐसे है। तो जैसे चुंबकत्व लगाया जाता है यहाँ पे, जैसे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाती है, सबका जो संरेखण होता है वो एक ही दिशा में हो जाता है। एक ही दिशा में होने के बाद जैसे ही यहाँ से चुंबक हटाई जाती है तो भी यहाँ डोमेन बने रहते हैं, चुंबकत्व का गुण बना रहता है। तो हम ये बता सकते हैं कि यहाँ चुंबकीय क्षेत्र हटाने पर, मैग्नेटिक फील्ड हटाने पर यहाँ से जो मैग्नेटिज्म है वो खत्म हो जाता है। जबकि लौह चुंबकत्व में मैग्नेटिज्म हटाने के बाद भी उसमें मैग्नेट का गुण, मतलब चुंबक का गुण बना रहता है, तो लौह चुंबकत्व हो गया, ठीक है। तो ये वाली चीज़ हो गई यहाँ पर, ये दोनों के डायग्राम से आप बता सकते हो बच्चों। ये वाला जो चित्र है वो आपको किताब में मिल जाएगा कि परासरण का, प्रतिलोम परासरण का रेखीय आरूपण। देखो वैसे ऐसा चित्र आता है अपना, यहाँ अपन दिखा देते हैं, यहाँ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा देते हैं, यहाँ पर अपना ले लेते हैं अपन सी वाटर या लवणीय वाटर ले लेते हैं, सी वाटर ले लेते हैं, और यहाँ ले लेते हैं अपन प्योर जल। क्या ले लेते हैं बच्चों, यहाँ से ये ले लेते हैं अपन प्योर वाटर। अब यहाँ से क्या करते हैं बच्चों, यहाँ से पानी क्या होता है, इधर साइड से, मतलब सी वाटर से कहाँ जाता है, इधर जाता है। इधर जाने के बाद यहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ से एक तरफ से तो पानी यहाँ से भेजते हैं और दूसरी तरफ से पानी यहाँ से निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से पानी भेज दिया जाता है और यहाँ से पानी निकाल लिया जाता है, ये वाली चीज़ है। जैसे यहाँ प्रेशर ज़्यादा होता है वैसे ही गमन जो होता है वो इस साइड हो जाता है। आगे देखें, आदर्श विलयन को समझाइए बच्चे। एंथैल्पी चेंज आदर्श विलयन में डेल्टा H इक्वल्स टू 0 हो जाता है, मतलब ना तो अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपी होती है ना अभिक्रिया ऊष्मा शोषी होती है। और आयतन में भी डेल्टा H मिक्स जो है वो भी 0 रहता है और डेल्टा V मिक्स भी क्या रहता है, यहाँ 0 रहता है, मतलब कोई चेंजेस नहीं होते हैं। उपरोक्त अभिक्रिया जो आपको दी हुई है, एथिल एसीटेट से मिला है अपने को एसिटिक एसिड और इथेनॉल, वो कह रहा है कि इसका रीजन बताइए। एक्सप्लेन द रीजन फॉर द वैल्यू ऑफ ऑर्डर इज रिएक्शन इज 1, कि कोटि का मान 1 है और आणविकता का मान 2 होने का कारण समझाइए। तो बच्चों यहाँ हम बता सकते हैं जो पानी है ये एक्सेस में होता है, मतलब ये ज़्यादा मात्रा में होता है। आधिक्य में होने के कारण, वाटर मॉलिक्यूल आधिक्य में होने के कारण जो अभिक्रिया की कोटि है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है, वो यहाँ पर डिपेंड नहीं करती। तो सीधा सीधा हिंदी में क्या कह दें कि H2O पानी आधिक्य में होने के कारण अभिक्रिया की कोटि जो है वो पानी पर निर्भर नहीं करती। जबकि आणविकता 2 तो हमें दिख ही रही है। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे, बिकॉज वाटर इज इन एक्सेस दैट्स वाई द मॉलिक्यूलर द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन डजंट डिपेंड ऑन द वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो पानी जो है वो अपने एक्सेस में होने की वजह से जो अपना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो पानी पर डिपेंड नहीं कर रहा है। आगे देखिए, 99.9% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय अर्ध आयु का 10 गुना होता है। इसको मैं आपको सॉल्व करवा देती हूँ बच्चों। देखिएगा आप यहाँ पे, ये अपने को प्रूव करना है, T 99.9% अपॉन T 50% इक्वल्स टू 10, ठीक है। अब यहाँ से हमको ये सूत्र हमने लिख लिया इसके लिए। अब इसके लिए आप क्या लिखेंगे, 2.303 ये। जब भी परसेंटेज में बात हो तो R0 की वैल्यू कितना रखेंगे, 100, और जो अपना बचा हुआ R है वो कितना हुआ, 100 में से आप 99.9 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, मात्र 0.1। अब आपने इसको सॉल्व किया तो 2.303 अपॉन K लॉग, ये कितना आ गया अपना, ऊपर जाएगा तो ये लॉग 1000 हो गया। और लॉग 1000 को क्या लिखा जा सकता है, लॉग 1000 की वैल्यू होती है बच्चों 3, क्योंकि 10 की पावर कितनी आएगी, 3। तो अपना आंसर आ गया 2.303 अपॉन K लॉग 100,000 की वैल्यू कितनी आ गई, इंटू 3।
अब इसको आप याद रखिएगा कि हमने ये कितना निकाला था, ठीक है। अब देखिए आपने अपने टी 50% और निकालना है, फिर इसको डिवाइड लगा देना है इसका, ठीक है। चलिए अब मैं टी 50% निकाल लेती हूँ यही बारी। तो ये हो गया 2.303 अपॉन के लॉग वही आर नोट की वैल्यू 100 और आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 आ जाएगी। तो यहाँ कितना आएगा 2.303 अपॉन के लॉग, ये कितना आ गया लॉग टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, वो हो जाएगी अपनी लॉग 2 की वैल्यू होती है बच्चों इंटू 0.3010, ठीक है। कितनी हो जाएगी बच्चों 0.3010। तो ये हो गया अपना टी 50%, ये दोनों चीज़ें आ गई। अब यहाँ पर देखिए मैं यहीं पर इसको क्या करके दिखा रही हूँ आपको, इसका इसमें डिवाइड करके दिखा रही हूँ कि 1 का अपन भाग लगा रहे हैं 2 में बच्चों। तो क्या हो गया टी 90.99% अपॉन टी 50% इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के इंटू 3 और 2.303 अपॉन के इंटू 0.3010। इससे ये कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया 0.3010। ये जब आप ऊपर करोगे तो ऊपर आ जाएगा 30,000। अब आप खुद मान के देखिए जो ऊपर 30,000 आया हुआ है, क्योंकि 4 0 लगानी है और नीचे है 3010, ये 3010 ना होकर 3000 होता तो जब आप इसका डिवाइड करते तो कितना आता 10 ही तो आता। तो वही तो अपने को सॉल्व करना है, तो आंसर आ गया अपना लगभग 10। तो बच्चे ये सॉल्व हो गया अपना। आगे देखिए संक्रमण तत्व द्वारा प्रदर्शित गुणों को समझाइए। अभी 10 ही क्वेश्चन हुए हैं बच्चों, और भी करने भी सॉल्व अपने को। परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्था, आंसर क्या आएगा इसका, क्योंकि यहाँ पर जो है यहाँ पर N-1D और NS के बीच जो ऊर्जा अंतराल है वो बहुत कम होता है। उत्प्रेरक गुण, उसका एक कारण तो यही है कि परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था होती है और दूसरी होती है इसके अंदर रिक्त डी कक्षकों की उपस्थिति। परमाणु क्रमांक 26 वाले एक तत्व के दी धनात्मक आयन के लिए कोई M+2 आयन है, उसके लिए कह रहा है परमाणु क्रमांक 26 मतलब आयरन +2 के लिए कह रहा है कि परमाणु क्रमांक 26 आयरन का होता है और +2 आयन है। इसके लिए आप गणना किए चुंबकीय आघूर्ण की, तो ये मैं निकाल के दिखा देती हूँ आपको बिल्कुल। आर्गन तो आयरन Fe+2 के लिए होगा ये 3d6। 3d6 का मतलब क्या हो गया बच्चों 1 2 3 4 और ये 5 और 1 6, 4 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। इस सूत्र में रख दीजिए N+2 में, तो आंसर आ जाएगा अपना 4 + 2 4 और 2 6 6 चौक 24 √24। पाई बंध को दर्शाते हुए कार्बोनिल समूह का कक्षीय आरेख बताइए। बच्चों कार्बोनिल समूह का बताना है कक्षीय आरेख, तो करके बता देते, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से अपना ये हो गया अपना इस तरह से, ये तो सिग्मा बॉन्ड हो गए सारे और ये हो गया इसका बच्चों पाई बॉन्ड। जब ये पाई बॉन्ड हो गया तो यहाँ से बॉन्डिंग हो जाएगी अपने पास। तो ये हो गया बच्चों इसका आंसर, ये वाला आंसर है ना। अब देखिए 13 क्वेश्चन क्या कहता है कि मैथिनॉल को ऑक्सीडेशन कराया तो क्या बनेगा बच्चों, मैथिनॉल की ऑक्सीडेशन बनेगा आपका एसिटिक अम्ल सॉरी फॉर्मिक अम्ल HCOOH। आगे कह रहा है कि यहाँ से इसका रिएक्शन करा, एक सेकेंड, एसिटिक अम्ल नहीं ऑक्सीडेशन बनेगा फॉर्मेल्डिहाइड HCHO। आगे देखिए इसका CH3MgI। बच्चों पेपर तो क्या है बहुत बड़ा है आपका, तो अभी मैं आधा ही पेपर पोस्ट कर पाऊंगी आपका, है ना। अपन ऐसा कर लेते हैं कि यहाँ पे खंड कितने हैं अपने, खंड ABC है, खंड B तक कर लेते हैं अपन सॉल्व, यहाँ पे खंड C अपन कर लेंगे नेक्स्ट वाले में। देखिए बच्चों कैसे होगा, जब ऑक्सीडेशन कराएंगे तो A अपना बनेगा HCHO, है ना। HCHO को आपने ये लिख दिया। आगे रिएक्शन करानी है आपको CH3MgI से, तो ये हो गया प्लस वाला और ये हो गया माइनस वाला, तो इसको जोड़ दीजिए यहाँ पर, क्योंकि जैसी बॉन्ड यहाँ जाएगा यहाँ माइनस आएगा और ऊपर वाले पे क्या आएगा बच्चों प्लस आएगा। तो क्या जुड़ेगा देखो HCOMgI, ये जुड़ गया CH3 और ये हो गया इसका H। आगे कह रहा है वो जल अपघटन, तो ये हो गया बच्चों इसका B प्रोडक्ट। जल अपघटन जब आप कराएंगे यहाँ से तो देखो जल अपघटन करा दीजिए, तो यहाँ पर H आ जाएगा, यहाँ पर OH आ जाएगा। आंसर क्या बन जाएगा CH2, ये वाला तो हो गया, ये वाली चीज़ CH2 हो गई, ये CH3 हो गया और ये हो गया OH, मतलब इथेनॉल का निर्माण यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे HCOOH CH3Cl को उनकी बढ़ती क्रमता के क्रम में लगाइए। तो मैं आपको बता दूं बच्चों प्लस I प्रभाव बढ़ने पर अम्लता घटती है, जबकि माइनस I बढ़ने पर अम्लता बढ़ती है, एसिडिटी। तो यहाँ पर है माइनस I इफेक्ट, यहाँ पर है प्लस I इफेक्ट और इसमें कुछ भी नहीं है। तो सबसे ज़्यादा अम्लता आपको बढ़ते हुए क्रम में लगाना है, तो सबसे कम किसका है CH3COOH, उससे ज़्यादा HCOOH और सबसे ज़्यादा ClCH2COOH। ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर
उपस्थित नाइट्रो समूह फिनोल के अम्लीय सामर्थ्य को बढ़ाते हैं, समझाइए। बिल्कुल बच्चों, यहाँ से देखिए, जब यहाँ से हम बात करें, ये अपना NO2, ये OH है और ये NO2 है, और यहाँ पर हम कह सकते हैं, ये पूछ रहा है ये अम्लता को किस तरह बढ़ाता है। पहली बात दोनों में बता दूं, पैरा वाला ज़्यादा एसिडिक होगा। दूसरी बात, NO2 जो समूह है इसका -I और -M प्रभाव होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर आकर्षित करता है। इलेक्ट्रॉन जब अपनी ओर आकर्षित करता है तो इस वाले ऑक्सीजन पर, फिनोल के ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व घट जाता है। आप खुद सोच के देखिए यहाँ पर एक चीज़ को, जो ये NO2 लग रहा है, जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉन नीचे आएंगे तो फिर यहाँ से H के इलेक्ट्रॉन खींच लेगा और H बाहर निकल जाएगा। तो आपको बताना है नाइट्रो समूह -I और -M प्रभाव प्रदर्शित करता है, जिसके कारण फिनोल के ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाता है और यहाँ पर अम्लता बढ़ जाती है। दूसरी चीज एक और जान लीजिए, दोनों में से जो अपना एसिडिक है वो पैरा वाला ज़्यादा है, ऑर्थो की अम्लता कम है, क्योंकि इसके H और इसके नाइट्रोजन के बीच में यहाँ पर हो जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अंतःअणुक हाइड्रोजन बंध हो जाने के कारण ऑर्थो की अम्लता पैरा की तुलना में कम होती है। बच्चों खंड C जो है और खंड D, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। तो ये इसका था पार्ट 1। अगर आपको पार्ट 2 भी चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं इसका पार्ट 2 भी आपको सॉल्व करवा दूंगी, जल्दी ही लेके आऊंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, ओके बाय बाय। जल्दी से शेयर कर दीजिएगा 12th क्लास का केमिस्ट्री का आपका 2022 का कैसा पेपर आने वाला है, उसके लिए सेकंड पार्ट के लिए आप मुझे वीडियो में कमेंट करेंगे, मैं आपको सेकंड पार्ट भी जल्दी ही इसका सॉल्व करवा दूंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय।